हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सभी की तैयारी हो चुकी होगी साइंस की। एक बार रिवीजन करना बाकी रह गया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। रैपिड फायर सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपकी लगभग आधी बायोलॉजी मैंने कंप्लीट करा दी थी। साथ में आपका फिजिक्स के जितने भी टॉपिक थे वो हो चुके थे उसमें, और सौरमंडल वगैरह भी आपका हो गया था। इस पार्ट में आपका मानव शरीर के अंग से लेकर अम्ल क्षार, लवण, पर्यावरण, प्रदूषण और आपदा तक का जितना सिलेबस बचा हुआ है सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन कराऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही आपकी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव शरीर के अंग से। मानव शरीर के अंग में आपका जो आपका चैप्टर है, इसमें आपका कोई भी अंग का चित्र बनवा सकते हो, जैसे उत्सर्जन अंग के चित्र बनवा सकते हैं, जैसे किडनी वगैरह का आ जाए, या आपसे लंग्स या श्वसन तंत्र का चित्र बनवा सकते हैं, हृदय का बनवा सकते हैं। इस तरीके से आपको चित्र आएगा। तो फेफड़े का आपका आ सकता है और किडनी का आ सकता है। हृदय का तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो टाइम भी इतना नहीं होता है इस हिसाब से। और उनके कार्य आ सकते हैं कि इनका कार्य आखिर होता क्या है। चलिए मानव शरीर का जो पहला अंग है, सिर से स्टार्ट करेंगे। आपका सिर क्या होता है? आपका जो शरीर है उसमें ऊपर की तरफ स्थित होता है आपका सिर। ये ग्रीवा द्वारा आपका धड़ से जुड़ा रहता है। इसके दो भाग होते हैं। ऊपर का भाग आपका कपाल कहलाता है, जिसमें आपका मस्तिष्क होता है, और जो आपका नीचे का भाग होता है वो आनन कहलाता है। इसमें आपका नेत्र, नासिका, मुख, कान इत्यादि आते हैं। बात करते हैं हड्डियों की, तो खोपड़ी में आपकी 22 हड्डियां पाई जाती हैं। पूरी खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। इसके बाद अगर कपाल की हड्डियों की बात करें तो वो आपकी 8 हड्डियां होती है। और आनन में आनन की हड्डियों की बात करें तो आनन में आपकी 14 हड्डियां होती है। 14 और 8 मिलकर आपकी पूरी 22 हड्डियां आपकी अस्थियों में हो जाती हैं। मतलब 22 हड्डियां आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। ठीक है, कहीं आपको शायद 27 वगैरह मिल सकता है आंसर, तो वो आपकी खोपड़ी की हड्डियां नहीं है। जो खोपड़ी आपकी जुड़ी होती है ना धड़ से, तो जो ग्रीवा की कुछ हड्डियां मिलकर तब वो आपकी हो जाती है। आपकी जो खोपड़ी में पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 22 हड्डियां हैं। मस्तिष्क के आपके 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। नेक्स्ट आते हैं मस्तिष्क के कार्य की बात। तो मस्तिष्क क्या करता है? शरीर के सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण व नियमन करता है ये। और इसका कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क, स्मरण, विचार, इनका सबका नियंत्रण करना है। निर्णय लेने की क्षमता वगैरह सब कुछ आपकी मस्तिष्क से ही आती है। ग्रीवा क्या है? आपकी ग्रीवा सिर और धड़ के बीच का पतला भाग होता है। इसमें से होकर शिराएं, धमनियां, तंत्रिकाएं, ग्रासनली, श्वासनली धड़ में जाते हैं। मतलब सिर और धड़ को जोड़ने का जो जरिया है आपका वो क्या है? ग्रीवा होती है। धड़ क्या है आपका? धड़ में शरीर के अनेक अंग पाए जाते हैं, जैसे हृदय हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गया, सब कुछ आपका धड़ के अंतर्गत है। अब आते हैं हृदय। हृदय आपका इंपॉर्टेंट है। आप या तो आपसे हृदय के कार्य वगैरह पूछेगा, हृदय के बारे में वर्णन करने को पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपका इस पूरे चैप्टर से आएगा ही आएगा, चाहे तो वो आपका डायग्राम से संबंधित आ जाए या फिर किसी भी अंग के कार्य से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हृदय क्या है आपका? पेशियों से बना हुआ खोखला एक बंद मुट्ठी के आकार का अंग होता है। यह वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य भाग के ऊपर की तरफ बाईं ओर स्थित होगा। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें आपके 2 अलिंद होते हैं और 2 कक्ष आपके निलय होते हैं। बाईं तरफ वालों को बोलते हैं बायां अलिंद, बायां निलय, और दाईं तरफ वालों को बोलेंगे दायां अलिंद और दायां निलय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्वस्थ मस्तिष्क। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो उसका जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त लेके जाती हैं वो शिराएं कहलाती हैं, और हृदय से जो शरीर की ओर रक्त लेकर जाएंगी वो धमनियां कहलाती हैं। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? आपका शिराओं में बहता है। और अशुद्ध रक्त ही तो जो शरीर का है वो सब इन नलियों के द्वारा किस में जाता है? हृदय की तरफ जाता है। तो कौन लेके जाएगा शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ? वो शिराएं लेकर जाती हैं। और धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त लेके जाती हैं शरीर की तरफ। तो क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है, शिरा में क्या है आपका? अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है। इसके अपोजिट है आपकी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अशुद्ध रक्त है वो किस में होता है? शिरा में होता है। और शुद्ध रक्त किस में बहेगा? आपका धमनी में। लेकिन इसके अपोजिट आपका अपवाद होता है कि फुफ्फुस या पल्मोनरी शिरा होती है, उसमें आपका क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहेगा। और जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हृदय के कार्य की बात करें तो हृदय क्या है? एक पंप की भांति कार्य करता रहता है, निरंतर रक्त को प्रभावित करता रहता है। सभी जानते हैं अगर हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया तो जीवन ही समाप्त हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्या है? यह रक्त को शुद्ध कर होने के बाद फेफड़ों में भेज देता है। ये भी हृदय के दोनों कार्य हैं। आते हैं श्वसन अंग पर। तो श्वसन अंग आपके कौन कौन से हैं? नासा गुहा हो गई, कंठ हो गई, श्वास नली हो गया आपका, और फेफड़े, ये आपके मुख्य श्वसन अंग होते हैं।
अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स के बारे में है कि आपका फेफड़े श्वसन क्रिया के प्रधान अंग हैं। ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। मनुष्य में यह एक जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी कि 2 लंग्स आपके होंगे। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी कि फेफड़े का जो मुख्य कार्य होगा वो क्या होगा, ब्लड को शुद्ध करना हो जाएगा आपका। फेफड़े का कार्य है क्या, वातावरण से प्राणवायु को लेकर रक्त परिसंचरण में प्रभावित कर देते हैं और वहां से CO2 को अवशोषित करके वातावरण में छोड़ देते हैं। ये इनका कार्य होता है श्वसन अंग यानी कि लंग्स का। अगर श्वसन तंत्र का या अंग का चित्र बनाने को आ जाए तो इस तरीके से आप चित्र बना देना। ये आपका बायां है फेफड़ा, ये आपका दायां फेफड़ा है। दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है बाएं की अपेक्षा। और इस तरीके से आप इसका नाम वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और यहाँ पे चित्र बना दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख जीवों के श्वसन अंग। तो केचुआ में जो श्वसन होता है आपका वो त्वचा के द्वारा होता है, मछली में गिल्स के द्वारा, कॉकरोच और तिलचट्टे में श्वास छिद्र यानी कि एयर होल्स पाए जाते हैं, कीट में वातक नली, सरीसृप में फेफड़ों के द्वारा, पक्षी में फेफड़े और स्तनधारी में भी फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन आपका चलता है। मानव कंकाल की बात करते हैं यानी कि अस्थियों की बात करेंगे। अब आपका कंकाल तंत्र शुरू हो गया है। मानव कंकाल जो है आपका अस्थियों व उपास्थियों का बना एक ढांचा होता है। संपूर्ण ढांचे को कंकाल तंत्र कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर नवजात शिशु की बात करते हैं तो उसमें लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव की जो खोपड़ी होती है इसमें 22 हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है, जिसमें से 8 हड्डियां आपकी कपाल में होती हैं और 14 हड्डियां आपकी आनन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये ऐसे कुछ पॉइंट है जो कॉमन क्वेश्चन है और आपके ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, बेसिक हैं और पूछ लिए जाते हैं ये। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम होता है आपका फीमर। और जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो कान में पाई जाती है, जिसका नाम है आपका स्टेपीज। कंकाल तंत्र के कार्य की बात करते हैं तो ये शरीर को आकार प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, ये मांसपेशियों को क्रियाशील बनाना इसका कार्य है और शरीर के ढांचे का निर्माण करना। इसका कार्य आपका MCQ में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंकाल तंत्र का कार्य है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव शरीर में पसलियों की बात करें तो मानव शरीर में पसलियां आपकी 12 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी कि टोटल आपकी 24 पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी पेशियां और पेशीय गति। तो कंकाल तंत्र पर जो मांस का आवरण चढ़ा होता है उसको बोलते हैं पेशी संस्थान, या और वही पेशियां होती हैं। शरीर की सभी प्रकार की गति अस्थि व पेशियों के संबंध से ही उत्पन्न होती है। पेशियों में जो गति होती है वो आपकी 2 प्रकार से होती है, एक होती है संकुचन और दूसरी होती है शिथिलन। इन्हीं के आधार पर आपकी जो पेशियां वो 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां। नेक्स्ट आते हैं दांत। तो दांत का काम क्या होता है, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं दांत, और जिससे होती क्या, हमारी भोजन पचाने की जो क्रिया होती है वो सरलता से हो जाती है। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, यानी कि एक बार आपके जो दांत होते हैं वो दूध के दांत यानी कि अस्थायी दांत उनको बोला जाता है, इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और दूसरे आपके स्थायी दांत निकलते हैं, इनको परमानेंट टीथ बोला जाता है। जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है आपकी 32 और जो अस्थायी दांत होते हैं यानी कि दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है आपकी 20। दूध के दांत बालक के लगभग 7 से 8 माह की आयु से निकलने लगते हैं और 2 से 3 साल तक पूरे के पूरे निकल आते हैं। इसके बाद 7 से 8 वर्ष की आयु में ये दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और फिर इनके स्थान पर जो स्थायी दांत है वो निकलने लगते हैं और प्रौढ़ावस्था तक ये पूरे आ जाते हैं। दांतों के प्रकार की बात करें तो दांतों के 4 प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक बार, जिसमें आपका पहला है कृंतक, छेदक, जिसको कृंतक या छेदक बोलते हैं। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। तो जो कृंतक या छेदक दांत होते हैं जिनको इंसिजर बोलते हैं, ये इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि ऊपर के जबड़े में 4 होंगे और नीचे के जबड़े में भी आपके 4 होंगे। इनका काम क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। ये आपको आगे देखने को मिलेंगे 4 दांत आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रदनक की बात करें, रदनक या भेदक, इनको कैनाइन बोलते हैं आपके। इनकी संख्या होती है आपकी 2 यानी कि 2 संख्या ऊपर होगी, 2 संख्या नीचे होती है। ये नुकीले होते हैं और भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आएंगे आपके अग्रचवर्णक दंत यानी कि प्रीमोलर, इनकी संख्या 4 होती है और इनका काम होता है भोजन को कुचलने का। नेक्स्ट आते हैं आपके जिनको चवर्णक यानी कि मोलर बोलते हैं, इनकी संख्या होती है 6 और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। अगर ट्रिक से आपको याद करना है तो याद कर लीजिए ICPM यानी कि इंसिजर, कैनाइन और आपका प्रीमोलर और मोलर 42 और 46 ऊपरी जबड़े में भी और सेम 42 और 46 आपके नीचे के जबड़े में भी, ऐसे आपके टोटल 32 दांत हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पाचन तंत्र पर। तो मनुष्य में पाचन जो होता है वो मुख से लेकर छोटी आंत तक रहता है और भोजन क्या होते हैं छोटे छोटे कड़ों में हम मुंह में ही तोड़ लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वो अंदर जाता है
और आमाशय में जाके उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, जटिल पोषक तत्व जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, वो धीरे धीरे सरल पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पाचन। तो पाचन की क्रिया आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की, तो इसमें आपका मुख, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी आते हैं। फटाफट से पाचन देख लेते हैं। मुख में पाचन कैसे होता है, तो मुख में सबसे पहले हम खाना को खाते हैं और दांतों के द्वारा उसको चबाते हैं। मुख में हमारी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार का पीएच मान आपका होता है 6.8 से 7.2। लार हमारी अम्लीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान आपको दिख रहा है 6.8 से 7.2 तक है आपका। तो ये लार जो है आपकी अम्लीय होती है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और यहाँ पर आपका जो भोजन होता है उसमें जो भी स्टार्च होगी वो माल्टोज शर्करा में चेंज हो जाती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो भोजन है वो ग्रास नली के द्वारा क्या है, आमाशय में जाएगा। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होगा, केवल आपका क्रमाकुंचन विधि के द्वारा जो भोजन है वो आमाशय तक पहुंच जाता है। आमाशय में जो आपका भोजन है लगभग 4 घंटे तक रहता है और इस आमाशय में आपका जठर रस और HCl एसिड निकलते हैं। जठर रस में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये आपको याद रखना होगा। जठर रस में आपके 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटॉन को पेप्टॉन्स में बदलना और रेनिन का काम होता है दूध को फाड़ देना। HCl एसिड का क्या काम है, HCl एसिड जो भोजन को क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा, क्योंकि ये अम्ल है तो अम्लीय कर देगा। और साथ साथ जो भी जीवाणु पाए जाते हैं, जो भी जीवाणु आपके भोजन में आ रहे हैं उनको मार देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भोजन ग्रहणी में जाता है। इस ग्रहणी में पहुंचते ही भोजन में जो है वो क्या होगा, आपका यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलेगा। ये पित्तरस क्या करेगा, भोजन को क्षारीय बना देता है। और फिर यहाँ से आपका जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस आकर इसमें मिलता है, जिसमें आपके 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इतना तो आपके में शायद है, नहीं आएगा, आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक आपका, मतलब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप प्रक्रिया चाहें तो जब आप पूरी ये लिखेंगे तो अपने आप ही आपका ये एक पेज पूरा भर देगी। छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत क्या है, इसमें आपका पूरा पाचन हो जाता है, जितना पाचन है मोस्टली पाचन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा पाचन छोटी आंत में, कुछ भी नहीं बचेगा और जो भी पदार्थ बचेगा वो अपचित पदार्थ होता है, बिना पचा हुआ, वो बड़ी आंत में चला जाएगा और उस पदार्थ में से आपका पानी अवशोषित कर लेती है बड़ी आंत। बाकी का सारा पदार्थ आप गुदा द्वार के द्वारा, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है आपका मटेरियल, वो बाहर निकल जाता है शरीर से। तो छोटी आंत में क्या होता है, जितना भी पाचन हुआ है उससे चीज़ें अवशोषित कर ली जाती हैं। यहाँ पर आपका आंतरी रस निकलता है जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम आपके 2-3 पाए जाते हैं। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और छोटी आंत में आपके क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटी आंत ऑप्शन देगा या फिर आपको देगा क्षुद्रांत। तो रसांकुर आपके छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। क्षुद्रांत और छोटी आंत दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको नोट पॉइंट में देखिए लिखवाया भी था, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिसके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती, केवल जल और लवण का अवशोषण होता है। बाकी शेष बचा पदार्थ या भोजन जो भी है वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। आगे आते हैं परिसंचरण तंत्र की तरफ। ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसको बोलते हैं। जीवित अवस्था में हमारे शरीर में क्या है, रक्त शरीर में सदैव संचरण करता रहता है। रक्त के इसी भ्रमण की क्रिया को हम कहते हैं रक्त परिसंचरण। इस पूरी प्रक्रिया में जिस तंत्र का प्रयोग होता है उसको बोलेंगे परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसकी खोज आपकी की थी विलियम हार्वे ने, इनका नाम ध्यान रखिएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र आपका किस किस से मिलकर बनेगा, रक्त यानी कि ब्लड, रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स और आपका हार्ट यानी कि हृदय से मिलकर आपका रक्त परिसंचरण तंत्र बना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं यानी कि ब्लड वेसल्स, उसमें आपकी शिरा और धमनियां दोनों शामिल होती हैं और यही क्या करती हैं, पूरे शरीर में रक्त का प्रसार करती रहती हैं, इधर से उधर उनको ट्रांसफर करेंगी। नेक्स्ट आएंगे उत्सर्जन तंत्र की तरफ। एक्सक्रेटरी सिस्टम आपका होता है, उत्सर्जन का अर्थ होता है आपका शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यानी कि जो भी हानिकारक पदार्थ होंगे उनको बाहर निकालना। अब वो चाहे किसी भी रूप में आपके बाहर निकल सकते, पसीना भी निकलता है। अगर आपसे उत्सर्जन अंग की बात की जाए तो आप कौन कौन से अंग लिखेंगे, किडनी हो जाएगा आपका, त्वचा हो जाएगी, यकृत हो जाएगा।
ठीक है। उत्सर्जन पदार्थ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र का यूज करते हैं, आज की जो अंग यूज करेंगे उन अंग का जो तंत्र होगा वो आपका उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग आपका वृक्क या किडनी होता है, और इस किडनी में आपकी काफ़ी सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर किडनी आपकी बनती है, और इसमें क्या होते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वो भी असंख्य मात्रा में आपके नेफ्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वक्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो आपकी होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। कीटों में जो उत्सर्जी अंग होता है वो कौन सा है, तो कीटों का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो आपका होता है मेलपीगियन यानी कि निसर्ग नलिकाएं। नेक्स्ट है आपका भोजन यानी कि फूड। तो भोजन से हमें क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम विभिन्न कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। भोजन क्या करता है, हमें पोषण प्रदान करता है और हमें रोगों से लड़ने की सुरक्षा देता है। भोजन में जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन में उपस्थित वे सभी तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि, विकास तथा रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया। तो पोषक तत्व में आपके कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। इनके क्या पूछे जाएगा क्वेश्चन, तो इनके कार्य पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट की जो संरचना होती है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों पदार्थ पाए जाते हैं, और इसमें मुख्य रूप से आपका चावल, मक्का, आलू ये सब आ जाएंगे। स्रोत आप खुद लिख सकते हैं, सिर्फ कार्य को याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट आपके दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो इतना आपसे नहीं पूछेंगे वो, अगर पूछे तो याद रखना ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज आपके सरल हैं, और जटिल में आपका मंड या सेलुलोज आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य अलग से भी लिखाए थे, ऊर्जा प्रदान करना, वसा के संचय में, और प्रोटीन को ऊर्जा के रूप में व्यय होने से रोकने में मदद करता है। ये जब ऊर्जा नहीं होगी ना, तो जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जाता है वो फिर ऊर्जा देने लगता है, तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट है उसको रोक देते हैं। प्रोटीन का मेन कार्य क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यानी कि जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसलिए प्रोटीन किस लिए आवश्यक है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, और इनकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है, अमीनो एसिड कहलाती है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रोटीन के कार्य। तो शरीर की वृद्धि और विकास करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, इसीलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी माना जाता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है, ये रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनकी भोजन में अल्प मात्रा ही पर्याप्त है, बस थोड़ी सी मात्रा से ही इनका काम चल जाएगा आपका। जैसे दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, इन सभी में आपके विटामिन मौजूद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इससे आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन सकता है, और आपका अति लघु उत्तरी, यही क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे। 2 नंबर में मुश्किल है कि ये आपका अगर आएगा तो 1 नंबर में ही आएगा, एमसीक्यू के रूप में मिलेगा और अति लघु उत्तरी के रूप में मिलेगा। और वो भी आपसे क्वेश्चन बनता क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से। तो जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन आपके हैं ए, डी, ई के, जिसको कीड़ा करके ट्रिक याद करवाई थी आपकी। नेक्स्ट आते विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग है आपका रतौंधी। नेक्स्ट विटामिन बी की बात करें, और अगर विटामिन ए के स्रोत देखने तो वो है आपका पालक, गाजर, मक्खन और दूध, और आदि लगा दीजिए, आदि यानी कि और भी चीज़ें होती हैं। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है विटामिन बी1 का, वो है आपका थाइमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, और इसके स्रोत है अनाज, फलियां, अंडे इत्यादि। आगे बढ़ते विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नींबू, टमाटर, संतरा, मौसमी, आंवला, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होंगे सब में विटामिन सी पाया जाता है, और आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में जो आंवले में आपका क्या कहते हैं, हाँ, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी है। विटामिन सी का आपका जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। ऐसा विटामिन केवल इकलौता ऐसा विटामिन है जो आपका एसिडिक रूप में पाया जाता है, ये एसिड होता है यानी कि। विटामिन डी का जो नाम है वो आया आपका कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग या रिकेट्स होता है। स्रोत है इसका प्रातःकालीन सूर्य, यानी कि सूर्य में सूर्य जो है आपका प्राकृतिक स्रोत है विटामिन सी का, और सबसे ज़्यादा आपको विटामिन डी सूर्य से ही मिल जाएगी, प्राकृतिक स्रोत है सूर्य विटामिन डी का, इस चीज़ को ध्यान रखना। वैसे किसी उसमें आपको इतना विटामिन डी मिलेगा नहीं, इसीलिए डॉक्टर भी आपको सजेशन देते हैं कि विटामिन डी की अगर कमी है तो जो प्रातःकालीन सूर्य यानी कि सुबह जब सूरज उगता है तो उस टाइम सूर्य का प्रकाश लें, जो भी है वॉक करें या जो भी करें आप, उस टाइम की जो सूर्य है ना उस वहाँ से आपको विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। और उसके बाद मक्खन वगैरह में भी विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में।
विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है और ये पाया जाता है आपका दूध, अंडों की जर्दी, मांस और सब्जी इत्यादि में। विटामिन के का जो है रासायनिक नाम वो होता है आपका नेफ्थिक्यूनॉन। और आपका इसकी कमी से रोग होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जो खून होगा आपका उसका थक्का नहीं जमेगा। और ये आपका पाया जाता है हरी सब्जियों, गोभी, पालक, इन सभी में। नेक्स्ट आते हैं वसा। वसा का काम क्या है? तो वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग 2 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। और वसा मनुष्य व जंतुओं में त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में संचित रहती है। हमारी जो त्वचा है इसके नीचे चर्बी के रूप में संचित रहेगी वसा। ऐसी आपने सुना भी होगा कि जो बहुत ही ठंडे प्रदेशों में जानवर होते हैं वो कैसे वहाँ पर रह पाते हैं, यानी कि उनकी जो वसा की जो परत होती है उनके त्वचा के नीचे बहुत मोटी परत पाई जाती है, जिससे क्या है वो सर्दी से अपना बचाव कर लेते हैं। आगे बढ़ते खनिज लवण की तरफ। तो खनिज लवण आपके क्या है, भोजन में इनकी अति सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है। ये शरीर के लिए उचित विकास एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिसमें आपके क्या क्या आएंगे, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, आयोडीन इत्यादि। नेक्स्ट आते हैं जल व रेशे। तो जल आपका क्या है, खाद्य पदार्थों के संवहन में और जैव क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए जल बहुत उपयोगी है। बोलते भी हैं जल ही जीवन है। और रेशे रेशे क्या होते हैं, ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। रेशेदार सब्जियां आपकी आती हैं, जो रेशे होंगे वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट आते हैं संतुलित आहार पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो गया है। इस आहार से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है। संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपका परिरक्षण से क्वेश्चन बनेगा। दो में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 2 नंबर में। तो वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। नवजात शिशु जो होता है उसके लिए माँ का दूध ही संतुलित आहार है या सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि माँ के दूध में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल सब कुछ संतुलित मात्रा में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते परिरक्षण क्या होता है। परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि भोजन को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया। अगर आपने सब्जी सुबह बनाई तो शाम को ख़राब हो जाती है ना, तो ऐसा क्या करें कि वो सब्जी शाम तक चल जाए। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो सालों चलती रहती हैं, 6-6 महीने 7-7 महीने ख़राब नहीं होती, 1-1 2-2 साल चल रही हैं, तो वही क्या है परिरक्षण है। अब परिरक्षण के उपाय क्या हैं वो देख लीजिए। पहला है कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना या सुखाकर रखना, चीज़ को अंतराल से उबाल कर रखना। प्रशीतन यानी कि ठंडा करके रखना, जैसे दूध वगैरह हो गया आपका, और भी सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं तो वो आपकी जो प्रक्रिया होगी प्रशीतन द्वारा है। अचार के द्वारा, अचार रखते हैं ना आम का, नींबू का या और मिक्स सब्जियों का, तो वो क्या है वो सब्जी काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी आपकी 1-2 साल तक। उसके बाद रसायनों द्वारा केमिकल का यूज़ करके या फिर डिब्बा बंद यानी कि कैनिंग विधि द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं भोजन का। नेक्स्ट आते हैं पाश्चुरीकरण पर। पाश्चुरीकरण की खोज आपकी लुईस पाश्चर ने की थी। भोजन को परीक्षण करने के लिए यह अति उत्तम विधि है। इसके द्वारा किसका परीक्षण करते हैं हम, दूध का करते हैं। तो इस विधि में होता क्या है, इस विधि में सबसे पहले दूध को 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद फिर 15 मिनट तक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं और तुरंत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर दिया जाता है और ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। यही क्रिया आपकी पाश्चुरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो आप इसमें लिख सकते हैं ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए। और अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है तो अपनी तरफ से इसमें लैंग्वेज बनाकर 75 वर्ण लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आते पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो कुपोषण की बीमारी हो जाती है अगर आपको उचित मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि संतुलित आहार में उचित मात्रा में पोषक तत्वों का अभाव रहता है, तो उससे कुपोषण हो जाता है। सबसे पहला है आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की कमी से आपके 2 रोग होते हैं, क्वाशरकोर और मैरेस्मस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स आपका बच्चों में होता है, ऑस्ट्रोमलेशिया बड़ों में होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रोग थे जो पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे आयरन। तो आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से दांत व हड्डियां दुर्लभ हो जाती हैं और पोटेशियम की कमी से भी दांत व हड्डियां दुर्लभ हो जाती है। तो ये सारे रोग आपके क्या हो गए, पोषक तत्वों की कमी से हो गए। और ये आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया पूरा टॉपिक। पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनेगा MCQ के लिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, या जो आपका चैप्टर था वो था परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने आसपास का परिवेश को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है, वो स्वास्थ्य से क्यों जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ। उसके बाद आते हैं संक्रामक रोग पर। तो संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं संक्रामक रोग। इनकी विशेषताएं क्या है? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शीघ्रता से लग जाता है और प्रत्येक संक्रामक रोग की एक विशिष्ट अवधि होती है। सावधानी बरतने से इन रोगों को रोका जा सकता है। इसमें आपके कई सारे रोग आ जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। इनको रोकथाम व नियंत्रित करने के उपाय हैं कि रोगी को पृथक कर दो, सफाई की आदत डालो, उच्च अधिकारियों को सूचित करें अगर बहुत बड़े उस पर, जैसे कोविड अभी चल रहा था, और उसके बाद प्रतिरक्षण करना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? संक्रामक रोगों के उपाय, नियंत्रण के उपाय हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं संक्रामक रोग। देखिए आपकी काफ़ी सारे करवाए थे जो मैंने, जिनमें क्या है आपका कि उसमें क्या क्या लक्षण है और ये सब, तो इतना सब आप लोगों ने देखा हुआ है। मलेरिया है तो मलेरिया के क्या लक्षण है वो सब आप कर सकते हैं। बस एक बात, जो मलेरिया में दवा वगैरह यूज़ होती है कुनैन वगैरह की, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी सारे रोग मैं छोड़ रही हूँ। आपके रेबीज़ वगैरह हो गया, रेबीज़ आपका पूछा गया था, वो आपका किसके काटने से होता है। तो ये सारे रोग मैं आपको बस शॉर्ट में बता दूंगी, बाकी डिटेल इनकी मैं छोड़ रही हूँ। अगर किसी को पढ़नी है बाई चांस डिटेल, किसी को चाहिए कि मुझे सारे रोग याद करने की, इनका लक्षण क्या है, कैसे बचा जाए इनसे, क्या क्या उपाय किए जाएं, तो आपको PDF टेलीग्राम पर वो पड़ी हुई मिल जाएगी रोगों वाली, आप वहाँ से उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट जीवाणु से होने वाले रोगों को देख लेते हैं। जीवाणु से जो आपका रोग होता है, इसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। प्लेग, डिप्टीथीरिया, तपेदिक, काली खांसी, कोड, टिटनिस, टाइफाइड, निमोनिया और हैजा, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट आते हैं विषाणु से होने वाले रोग। तो इसमें आपका रेबीज, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, एड्स, गलसुआ, चिकनगुनिया, ये विषाणु से होने वाले रोग हो जाएंगे। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है पापा काम्पेस होते हैं, तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये पायरिया से प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो जाएंगे आपके। इसके बाद आते हैं कवक से होने वाले रोग। तो ये है दाँत, खास, दमा, एथिकल फ्रूट और गंजापन, गंजा फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ऐसे करके कोई ट्रिक थी इसकी, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक थी। तो गंजापन हो जाएगा, दामाद में आपका दाद और दमा दोनों आ जाएंगे, खाए से खाद हो जाएगा और एथिकल फ्रूट आ जाएगा फ्रूट का। ठीक है, तो ये आपके कवक से होने वाले रोग हो गए। नेक्स्ट आते हैं टीकाकरण के ऊपर कि टीकाकरण क्या है। तो एक उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से जो हमारा शरीर है उस विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर लेता है, वही आपका कहलाता है टीकाकरण। जैसे वैक्सीनेशन अभी चला था ना, वैक्सीन लगी थी सभी को, तो वैक्सीन लगने में होता क्या है, जैसे किसी भी की बीमारी की वैक्सीन लगती है, बच्चों में लगते हैं ना, टीका लगते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो करते क्या है, जो भी बीमारी होगी ना उस बीमारी का एक थोड़ा सा अंश आपके शरीर में डाल दिया जाता है, और करते क्या है, आपका जो शरीर है ऑटोमेटिक उस छोटे से जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस डाले गए होंगे उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर लेगा, उस रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर लेगा, ताकि भविष्य में अगर कोई बीमारी एकदम से आ रही है तो बच्चा उससे लड़ने को पहले से ही तैयार हो जाए। इसीलिए छोटे बच्चे को छोटे से ही टीके लगना प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका कुछ नोट पॉइंट आपके कराए थे। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है, तो वो आपका एड्स से संबंधित है। एड्स आपका HIV वायरस से होता है। तपेदिक को दूर करने के लिए कौन सा टीका लगता है, BCG का टीका लगाया जाता है। डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टिटनिस को दूर करने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, तो वो DPT का टीका लगाते हैं। और मलेरिया की जो दवा है वो कुनैन, वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। दवा का नाम है कुनैन और आपकी बनाई किससे जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री का पार्ट शुरू हो गया है। फर्स्ट है आपका परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु क्या है, पदार्थ की संरचना का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेगा, परमाणु कहलाता है। परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। परमाणु में होता क्या, परमाणु जो संरचना है, बीच में आपका केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और केंद्रक के बाहर कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इस केंद्रक को ही हम नाभिक बोलते हैं, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, और इस नाभिक की खोज भी आपकी रदरफोर्ड ने की हुई है। आगे आते हैं अणु। अणु किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेगा, अणु कहलाएगा। परमाणु इसका अपोजिट था कि वह
स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, वो आपका परमाणु कहलाता है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। यह संख्या क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होती है और इसको जो प्रदर्शित करेंगे वो Z से करेंगे, यानी कि Z बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट आते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, यानी कि A बराबर P+N। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या 35 है, इसकी प्रोटॉन की संख्या 17 है, तो इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए। तो आप आसानी से इसमें क्या करेंगे, जहाँ पर आपका द्रव्यमान संख्या है वहाँ पर 35 रख दो, प्रोटॉन की संख्या की जगह P रख दो और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर माइनस करके निकाल लेंगे। बात करते हैं परमाणु भार किसे कहते हैं, यानी कि एटॉमिक वेट। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना है। ये आपका परमाणु भार की डेफिनेशन है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि परमाणु भार क्या है। परमाणु भार वह संख्या होती है जो ये बताएगी कि वह जो वो तत्व दिया गया है आपका, वह तत्व कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना ज़्यादा, कितना गुना भारी है, ये बताते हैं आपका परमाणु भार। अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक और परमाणु और द्रव्यमान संख्या किस तरीके से व्यक्त की जाएगी, तो XA आपका होता है द्रव्यमान संख्या और नीचे Z हम लगाते हैं परमाणु क्रमांक। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पर लिखा हुआ है 8 है उसका एटॉमिक नंबर और 16 है उसकी द्रव्यमान संख्या। आगे बढ़ते परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु के केंद्रीय भाग में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इसलिए नाभिक में आपका क्या होता है, धनावेश पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास आपका निगेटिव चार्ज होता है। वो चीज़ें सारी नीचे लिखी हुई हैं, तो वो मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्रोटॉन कैसा है आपका, धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। कक्षा या सेल किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस परिपथ के या जिस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और जिस पथ में चक्कर लगाते हैं वो आपका कहलाता है कक्षा या सेल बोलते हैं। KLMNO वो आपकी सेल पाई जाती हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि एक सेल में या एक कक्षा में, प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपके रहेंगे 2n² के हैं उसमें, यानी कि K का मान 1 है तो n की जगह 1 रख दो और आपके निकल आएंगे 2। L का मान 2 है तो n की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि L में आपके 8 आएंगे। M का मान 3 है तो 3 रख दो, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, यानी कि n में आपके कितने आ जाएंगे, m में 18। इस तरीके से आते हैं। आगे आते हैं उपकक्षाएं, तो उपकक्षा को ही ऑर्बिट कहते हैं। ये SPDF के रूप में आपकी बटी हुई होती है और इन ऑर्बिट को फिर से बांट दिया गया है आपका, मतलब हर ऑर्बिट को बांटा। जैसे S हो गया तो S को तो नहीं बांटा है, P में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ऐसे आपका D आ जाएगा, D में आपके 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। इस तरीके से बांटा गया, तो वो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप ऑर्बिट को ध्यान रखो कि ऑर्बिट क्या है आपकी। नेक्स्ट आते हैं तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व जो है पदार्थ का मूल रूप है जो रासायनिक क्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। तत्व अभी तक जितने खोजे हुए हैं वो आपके 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु के गुणों में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन किसी एक तत्व के सभी परमाणु कैसे होंगे, समान रहेंगे। अगर ऑक्सीजन के 5-6 परमाणु ले लो तो वो सब एक ही जैसा बर्ताव करेंगे। एक ले लिया ऑक्सीजन का परमाणु, एक ले लिया कार्बन का, तो दोनों अलग अलग बर्ताव करेंगे, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद आते हैं यौगिक किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अधिक तत्व जो निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं और उनके संयोग से एक पदार्थ बनता है, वो पदार्थ कहलाता है आपका यौगिक। जैसे जल में क्या है, H2O, 2 H मिले हैं हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला है तब जाके H2O बना है। ऐसे ही नमक में क्या है, NaCl, यानी कि NaCl एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं। ऐसे ही आपका ग्लूकोज हो गया। मिश्रण की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर तैयार करेंगे कोई भी पदार्थ, तो वो पदार्थ कहलाएगा आपका मिश्रण। जैसे बालू और रेत का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, ये क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट आती है आपकी आवर्त सारणी। तो तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। आवर्त और समूह या वर्ग क्या होते हैं, तो आवर्त सारणी में जो 36 पंक्तियाँ होती हैं इस तरीके से, ये पंक्तियाँ आपकी आवर्त कहलाती हैं और जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होंगी, खड़ी पंक्तियाँ, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वर्ग क्या समूह कहलाते हैं।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग या कितने आवर्त थे? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसमें आपके 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी कि जो अभी आपकी प्रचलित है आवर्त सारणी, उसमें आपके 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। और मेंडलीव के में क्या था, 9 वर्ग पाए जाते थे। अब बात करते हैं समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक की। समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यानी कि एक ऐसा मतलब ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न होगी, वो कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप। समभारिक कहते हैं वे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होगा परंतु परमाणु क्रमांक यानी कि Z भिन्न भिन्न होगा। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबकी देखो द्रव्यमान संख्या 40-40 है, लेकिन इनकी परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 यानी कि अलग अलग हैं। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो ऐसे तत्व जिनका क्या होता है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं। जैसे 1H3 और 1H2 को ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1 है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 3 है। और अगर इनकी बात करें यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 है यानी कि प्रोटॉन भी 1 हो गया। 3 में से 1 गया, न्यूट्रॉन कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या 2 होगी और जो आपका द्रव्यमान संख्या है वो 4 हो गई। 4 में से 2 गया यानी कि न्यूट्रॉन भी कितने निकल के आ गए, 2। तो नाम से समझ में आ गया कि सम न्यूट्रॉनिक कौन से होंगे, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, वो आपके सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है, तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की क्षमता होती है, वो कहलाती है संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु की या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं किसी तत्व के परमाणु में बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है उसकी संयोजकता। यहाँ पर कुछ संयोजकता मैंने दे दी है आपकी। हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन की 4 होती है। नेक्स्ट आते हैं हम नाभिकीय क्रिया और रासायनिक क्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए नाभिकीय क्रिया क्या होती है, इन क्रिया में आपका नाभिक में परिवर्तन हो जाता है, जबकि रासायनिक क्रिया में नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कोश से ही निकल जाते हैं, बाकी नाभिक में कोई चेंजेस नहीं होगा। नाभिकीय क्रिया में क्या होगा, नए परमाणु भी बनते हैं और इसमें क्या होता है आपका नए यौगिक बनते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि रासायनिक क्रिया में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होगी, परिवर्तन बहुत कम ही होता है ऊर्जा का परिवर्तन। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या, अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान समान नहीं रहेगा इसमें नाभिकीय में, और जबकि रासायनिक में क्या है, उत्पाद और अभिकारक का द्रव्यमान समान रहता है। रिएक्शन के इधर और इधर बैलेंस की जाती है रिएक्शन, क्यों, क्योंकि उनके द्रव्यमान क्या रहते हैं, समान रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट आपका आता है रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र क्या होगा, किसी एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं और उन अणुओं को क्या करना है, रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक चिन्ह जिसमें लगे होते हैं और उनमें नंबर लगे हुए थे। रासायनिक सूत्र में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मूलानुपाती सूत्र। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या का सरल अनुपात का बोध हो या सरल अनुपात का ज्ञान हो, वो आपका कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6 यानी कि कार्बन का रेशियो है 6 और हाइड्रोजन है 12, ऑक्सीजन आपके कितनी है 6 से कट रहा है ना, यानी कि जो अनुपात बना वो कितना बना, 1:2:1। तो ये 1:2:1 बनने से जब इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन CH2O, ये बना है C6H12 का मूलानुपाती सूत्र। और अणुसूत्र या आणविक सूत्र क्या होता है, जो वास्तविक संख्या का बोध कराता है, वो आपका कहलाता है अणुसूत्र। जैसे ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है, C6H12। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्रों की बात कर लेते हैं। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद आते हैं खाने का सोडा। खाने का सोडा होता है आपका NaSCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O भी ऐड कर लेना। वैसे अगर Na2CO3 लिख दोगे तब भी गलत नहीं करेंगे वो, लेकिन अगर सही सूत्र लिखना है तो आपका सही सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। सिरका का सूत्र होता है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नमक का सूत्र होता है NaCl यानी कि
सोडियम क्लोराइड। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जल का सूत्र होता है H2O। नौसांदर का सूत्र होता है NH4Cl जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और लाफिंग गैस का सूत्र होता है आपका N2O, इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की तरफ। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को, यानी कि अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले उत्पाद को उनके प्रतीक और उनके सूत्र के द्वारा व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे NaOH आपका क्षार है, अभी आपका यही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्रिया हमने किससे करा दी? अम्ल से करा दी। हमको क्या प्राप्त हो गया? लवण और जल। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन है ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अम्ल और क्षार की तरफ। अम्ल और क्षार में जो है आपका चैप्टर, उससे पहले आपका पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन है। तो पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन को देख लेते हैं, कौन कौन से आपके परिवर्तन हैं। परिवर्तन होता क्या है? किसी भी वस्तु की मात्रा में या रंग रूप में होने जो चेंजेस होता है उसी को परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन जो आपके हैं वो कुछ इतने प्रकार के: तीव्र और मंद परिवर्तन, प्रतिकूल और अनुकूल परिवर्तन, नियमित और अनियमित परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक और कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित एवं नियंत्रित परिवर्तन और उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अगर स्पीड थोड़ी तेज हो रही हो तो आपके पास ऑप्शन है थोड़ी सी स्लो करने का भी, और अगर बहुत स्लो लग रही हो तो स्पीड को तेज करने का भी। दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। रिवीजन की क्लास है तो जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप करिएगा। स्टार्ट करते हैं मंद और तीव्र परिवर्तन से। वैसे मैं बिना टाइम वेस्ट किए ही आपको पढ़ा रही हूँ, बीच में बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे ओनली पढ़ाई। तो फटाफट रिवीजन आपका होता जा रहा है कि मुझे पता है कि जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं वैसे ही बहुत कम टाइम होता है, दूसरे दिन फिर पेपर है, खुद का रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है और सही से रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ ताकि अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। सामने वाला कुछ बताता रहे ना, वहीं से चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, इसीलिए आपकी क्लास चल रही है ये। तो मंद और तीव्र परिवर्तन क्या होंगे? नाम से समझिए। मंद यानी कि धीमी गति से हो रहा होगा, तीव्र यानी कि तेज गति से परिवर्तन हो रहा होगा। तो धीमी गति से होने वाला परिवर्तन मंद परिवर्तन, तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन तीव्र परिवर्तन। मंद गति में क्या क्या आ जाएगा? नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब क्या है? धीमी गति से परिवर्तन होंगे। तेज गति से कौन सा होगा? माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, मतलब रसोई में जो LPG गैस यूज़ होती है ना उसका जलना, ये सब आपके तीव्र परिवर्तन में आ जाएंगे। फिर आता है अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन। तो अनुकूल और प्रतिकूल का परिवर्तन में क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी और हितकर होंगे अनुकूल कहलाएंगे। ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी होंगे वो कहलाते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। जैसे पौधों का फल फूल देना, गोबर से खाद बनना। और प्रतिकूल में क्या आ जाएगा? महामारी फैलने लगी, जैसे अभी कोविड-19 का टाइम आया था, प्रतिकूल परिवर्तन था। ऐसे ही बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, ये सब क्या है? प्रतिकूल परिवर्तन है। उसके बाद क्या है आपका नोट पॉइंट? फसल तैयार होते समय अगर वर्षा हो जाए तो अनुकूल है। फसल तैयार हो रही है उस टाइम पे और फसल तैयार हो गई, पक गई फसल, तब वर्षा हो गई तो वो आपके लिए प्रतिकूल परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नियमित और अनियमित परिवर्तन। नियमित का मतलब है कि एक निश्चित समय पर लगातार होने वाला परिवर्तन नियमित होता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, आपका हृदय का धड़कना हो गया, दिन रात का होना, चंद्रमा का आकार बदलता है ना, अमावस्या तक, पूर्णिमा से फिर तो ये आपका क्या है? ये आपका नियमित परिवर्तन है। अनियमित क्या है? जो अचानक से हो जाए, जिसके आने का या जिसका समय निश्चित नहीं हो, जैसे तूफान, आंधी, भूकंप, ज्वालामुखी, सब क्या है? आपके अनियमित परिवर्तन है। आगे आते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक परिवर्तन है जो प्रकृति में स्वतः परिवर्तन होता है। प्राकृतिक जैसे पृथ्वी का सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाना, रात दिन होना, ये सब प्राकृतिक हो जाएंगे आपके। मौसम बदलना, ऋतुएं बदलना। कृत्रिम में क्या हो जाएगा? जो मनुष्य के द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जैसे मिट्टी से ईंट बना दी, लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, कुर्सी बना दी, डोर बना दिया, ये सब क्या हो जाएंगे? कृत्रिम में। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अब आ गया है जहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मोस्टली क्वेश्चन वो इसी से देते हैं आपका क्वेश्चन। तो भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति व अवस्था में परिवर्तन होता है पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक में क्या होगा? जिसमें नया पदार्थ बनेगा और उस नए पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है आपका पदार्थ का चूर्ण बनना, लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना। और रासायनिक में आपका क्या है? नया पदार्थ बनेगा पर नए पदार्थ से पुनः वापस नहीं आ पाएंगे, यानी कि दूध का फटना, दूध से दही बनना, दही बन गया, दही से दूध नहीं बन पाएगा।
दूध फट गया, फटे हुए दूध से वापस दूध में नहीं आ सकते। लोहे पर जंग लग गई तो जंग लगी हुए लोहे से वापस लोहे में नहीं आ पाएंगे। ये आपका कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट आते हैं उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पर। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में आपका आता है जिनमें परिस्थितियां उलटने पर पदार्थ पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाए, वो उत्क्रमणीय है। और अनुत्क्रमणीय में आता है आपका जिसमें स्थितियां बदल दी गई लेकिन पुनः हम वापस उसी स्थिति में नहीं आ पाए, वो अनुत्क्रमणीय होगा। उत्क्रमणीय जैसे पानी से बर्फ बन गई, बर्फ से पानी बन गया, स्प्रिंग को खींच के चौड़ा कर दिया, फिर स्प्रिंग को छोड़ दो तो स्प्रिंग वापस से वैसी हो जाती है, वो उत्क्रमणीय हो जाएगा। अनुत्क्रमणीय दूध से दही बन गया, दूध फट गया, वापस आप दही से दूध में नहीं आ पाएंगे, फटे हुए दूध से वापस दूध में नहीं आ पाएंगे, ये आपके अनुत्क्रमणीय हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका नियंत्रित परिवर्तन और अनियंत्रित परिवर्तन। नियंत्रित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिन पर हमारा नियंत्रण हो, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पर नियंत्रण है, बाइक चला रहे हैं बाइक पर नियंत्रण है, साइकिल चला रहे हैं साइकिल पर नियंत्रण है, तो ये नियंत्रित परिवर्तन हो जाएगा। अनियंत्रित जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे लहरें आना, तूफान आना, आंधी आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, सारे आपके इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं अम्ल, क्षार और लवण पर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका अब शुरू हो चुका है केमिस्ट्री का, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आपके हैं, 2 से 3 चैप्टर, वहाँ से आपके क्वेश्चन देखो क्या 25 नंबर का पेपर है तो सीधी सी बात है, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, कॉमन सी बात है वो तो स्टार्ट करते हैं अम्ल क्षार को। प्राचीन अवधारणा के अनुसार ये था कि अम्ल क्षार जो है, अम्ल आपके ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार आपके ऐसे पदार्थ हैं जो स्वाद में कसैले होते हैं। बात करें लिटमस पेपर की तो अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी आयनन के सिद्धांत के अनुसार इनकी क्या परिभाषा दी गई है। तो आर्हीनियस ने बताया था कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे HCl को जल में डाला तो जलीय विलयन में क्या देगा, H+Cl-। नाइट्रिक एसिड को डाला यानी कि HNO3 को डाला तो क्या बनेगा, H+NO3 पे माइनस। फिर होता क्या है, ये H+ क्या करेगा, जल के अणु के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, वो बात आपकी बात की बात है। बस इतना याद रखो कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं और अम्ल कहलाते हैं। बात करें कि अम्ल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। क्षार की बात करें तो क्षार ऐसे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं यानी कि OH पे माइनस आयन देंगे ये। जैसे NaOH को जल में डाला तो Na+ और OH- मिलेगा, NH4OH को डाला तो NH4+ मिलेगा और OH- मिलेगा। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की तो NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपके क्षार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की तरफ। तो प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल है पहले, तो प्रबल अम्ल आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल हो जाएगा आपका वीक एसिड। यानी कि वह अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत हो जाते हैं यानी कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाएंगे वो कहलाएंगे प्रबल अम्ल, जैसे आपका HCl, HNO3, H2SO4, HI। और वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे यानी कि अंशतः आयनीकृत होंगे वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल, जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आपका H3PO4 आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड और HCN आ जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। बात करते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार की। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं या अंशतः होते हैं वो आपके कहलाते हैं दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रबल क्षार आपका हो जाएगा NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षार आपका हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH इत्यादि। अब बात करें अम्ल और क्षार के pH मान की, तो अम्ल का pH मान होता है 7 से कम और क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। pH स्केल कुछ ऐसा होगा, बीच में 7 होता है, इधर 7 से कम के मान आपके चलते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे अम्ल आ जाएंगे और इधर आपके क्षार आ जाएंगे। कुछ आपके अम्ल क्षार दिए गए हैं, तो अम्ल दिए हैं, दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, कच्चा आम और इमली में टार्टरिक एसिड, नींबू और संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, चींटी में आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और आंवले में आपका एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं सूचक पत्र। तो सूचक पत्र का काम क्या होता है वो देख लो। लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज आपके तीनों ही सूचक पत्र हैं। जो नीला लिटमस होता है वो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल जो है फिनोल्फ्थालीन को रंगहीन ही रहने देगा। मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा। क्षार गुलाबी कर देता है फिनोल्फ्थालीन को, और मेथिल ऑरेंज को कर देता है पीले रंग का। बात करेंगे अब लवण की कि लवण क्या होते हैं। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बने पदार्थ लवण कहलाते हैं। इस अभिक्रिया में जल भी बनता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका देखो, HCl आपका अम्ल है, NaOH आपका अम्ल है, क्रिया कराई तो NaCl बन गया लवण और निकल गया साथ में जल। ये रिएक्शन आपकी करने को आई थी एग्जाम में। अभी तक आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं लगभग 3 बार आपकी रिएक्शन करवा चुके हैं वो लोग। एक बार रिएक्शन आपकी ये आई थी, और एक बार रिएक्शन आपकी CaOH वाली कुछ आई थी, वो मैं आपको भी करवा दूंगी लास्ट में। उससे पहले लवण की एग्जांपल देख लीजिए। NaCl आपका नमक का है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, KNO3 फिटकरी, ये सब आपके लवण के एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं लवण के वर्गीकरण की। तो लवण में आपका सबसे पहले आएगा सामान्य लवण, यानी कि वह लवण जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाए जाते हैं, वो आपका सामान्य लवण होता है, जैसे NaCl, KNO3, NaSO4, K2CO3 इत्यादि। अम्लीय लवण क्या होते हैं, तो वह लवण जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, वो आपके अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे आपका जो क्या कहते हैं NaSCO3 हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये आपका किसका सूत्र है, खाने के सोडे का सूत्र है। ऐसे NaHSO4 भी आपका अम्लीय लवण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्षारीय लवण पर, यानी कि बेसिक साल्ट। तो इसमें आपका वह लवण आते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, जैसे ZnOH और Cl, MgOH Cl, FeOH का होल ट्वाइस Cl, ये आपके क्षारीय लवण में आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके द्विक लवण। ये अच्छा बनते कैसे, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि ये लवण आपके बनेंगे कैसे। जैसे ZnOH का होल ट्वाइस था, तो इसमें से आपका एक OH चला जाएगा, दूसरा OH बना रहता है, और जो एक OH गया है उसकी जगह पर क्या आ जाता है, Cl लग जाता है, और आपका लवण बन जाता है। ये इस तरीके से बनते हैं। द्विक लवण की बात करें तो वह लवण जो दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को वाष्पीकरण करने के बाद प्राप्त होते हैं, उनको द्विक लवण कहते हैं। इसमें आपका फिटकरी आ जाता है और मोहर लवण आएगा। मोहर लवण इसके अंतर्गत आता है। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और मोहर लवण का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। आगे बढ़ते हैं संकर लवण पर। तो संकर लवण वह लवण होता है जिसमें आपका एक तो धनायन होता है और एक आपका संकर आयन, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन होगा, और उन एक धनायन और ऋणायन में से कोई भी एक कैसा होगा, संकर आयन होगा, और एक आपका साधारण आयन होता है। जैसे K4FeCN का होल 6 आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का है। जब इसका विखंडन होगा जल में तो 4K प्लस अलग हो जाएंगे, और आपका FeCN का होल 6 का और उस पर ब्रैकेट पे 4 माइनस अलग हो जाएंगे, वो आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं विरंजक चूर्ण पर। विरंजक चूर्ण आपका क्या फॉर्मूला क्या है, CaOCl2 होता है। इसका उपयोग क्या है, पानी को शुद्ध करना व वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में करते हैं। बेकिंग सोडा खाने का सोडा है। धावन सोडा क्या है, इसका सूत्र दोनों का लिख देती हूँ, Na2CO3 इंटू 10H2O, और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी आई हुई है। CaCO3 की क्रिया जब HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, याद रखिए, जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है, और आपका एक लवण बनता है। तो वो आपका लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, जल निकल गया, इनके फॉर्मूले लग के बैलेंस कर लीजिएगा। ऐसी एक रिएक्शन आई थी, सोडियम की क्रिया करानी थी ऑक्सीजन के साथ, तो आपका बनता है Na2O, इधर O लगाया और इधर लग जाएगा 4। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो एक रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, अम्लीय क्षार में से आएगी, या फिर ये इसमें से आपकी एक रिएक्शन आ सकती है। 2012 में ये 2020 में आपकी ये आई हुई है। तो आपका जो साइंस का सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा मैंने रिवीजन करा दिया है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें बची हुई हैं, वो क्या है, आपका पर्यावरण प्रदूषण बचा हुआ है और आपदा प्रबंधन बचा है।
तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको समझाना पड़ेगा पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कौन कौन से प्रदूषण आते हैं, मृदा प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा अपरदन तो आपको बता ही दिया था फसल वाले उसमें। तो ये तो आप अपने हिसाब से लिख ही पाएंगे और ये सब आप कर ही लेंगे, तो वो मैं आपका पर्यावरण और आपदा नहीं करा रही हूँ। अगर किसी को लगता है तो आपको वीडियो में आपको जो पड़े हुए हैं चैनल पर वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, मुश्किल से 5 या 10 मिनट के होंगे या 15 मिनट के, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं इन दोनों टॉपिक को, वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इस क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ इसका अच्छा पेपर आए। साइंस में थोड़ा क्वेश्चन वो आउट ऑफ सिलेबस भी डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा उनकी वो है, क्योंकि सिलेबस इतना है और कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना तैयार करेंगे। एक आध क्वेश्चन वो ऐसा आपका डाल ही देते हैं आउट ऑफ सिलेबस, जैसे लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था। लास्ट सेमेस्टर में आपका थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन डाल दिया था। मैथ और साइंस और इंग्लिश ये सब पेपर वो टफ बना ही देते हैं, कोई एक तो आपका बनेगा ही बनेगा। तो तैयारी अच्छे से करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।